विधानसभा चुनाव तारीखों की आज होगी घोषणा। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग 3:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा ने कहा एनडीए चुनाव के लिए तैयार। सत्ताधारी दलों में घबराहट। झामुमो और कांग्रेस भी चुनावी रणक्षेत्र में दम दिखाने को तैयार। राज्य मंत्रिपरिषद ने 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा घोषणाओं को पूरा करती है सरकार। दूसरे राज्यों में बसे आदिवासियों को लेकर समिति गठन। और राज्य में रेल सुविधाओं का लगातार होता विस्तार। रांची से गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज इसका उद्घाटन किया। 24 अक्टूबर तक चलने वाली इस सभा में 190 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी आज उद्घाटन हुआ। जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रदर्शनी का भ्रमण कर प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ाया। कर रहा है, पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर है और ये प्रदर्शनी में पहुंच करके जो तमाम जो स्टार्टअप्स हैं जो वहां पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं उनके साथ भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शनी की। तो भारत की मेजबानी में देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देना, साथ ही भविष्य की जो तमाम प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ये अवसर और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, खासतौर पर डिजिटल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, 5G के क्षेत्र में हम बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, तो हर क्षेत्र में भारत अग्रसर है और पूरा विश्व की निगाहें सिर्फ भारत। विधानसभा चुनाव के तारीखों की आज घोषणा होगी। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज इस सिलसिले में 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। माध्यम से चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा।
इससे पहले चुनाव आयोग के अलग अलग दल दोनों राज्यों का दौरा कर चुके हैं और तैयारियों का भी जायजा ले चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि दोनों राज्यों में साल 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे और नवंबर में इस समय भी पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। तो चुनाव आयोग की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी राज्य में तेज है। नई दिल्ली में आज भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर अंतिम राय शुमारी हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए। अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है, तो अभी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य दल भी रेस हैं। इस सिलसिले में बैठकों का दौर भी जारी है। रांची में कल झामुमो की केंद्र समिति की विस्तारित बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नेताओं में जोश भरा। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में महागठबंधन पूरी ताकत के साथ 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। बैठक में सांगठनिक मुद्दों और स्वच्छता अभियान की भी समीक्षा हुई। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे और प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया। विधानसभा चुनाव में सभी दल और गठबंधन पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि एनडीए विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दलों में चुनाव को लेकर घबराहट है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है और वो बहाने बना रहे हैं। इधर झामुमो के मनोज कुमार पांडे ने कहा कि चुनावी रणक्षेत्र में उतरने के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में, तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन चुनावी महासंग्राम के लिए तैयार है। देखिए, जिन लोगों का गठबंधन अभी तैयार नहीं है वो बात अलग है। हमारा गठबंधन, हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है तैयार हम। राज्य में पिछले कुछ महीनों से सभी दल चुनावी मोड में थे। अब जबकि आज बकायदा विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में राजनीति के मंच पर बयानों के तीर खूब चलेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विकास और जन कल्याण से संबंधित 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने कल कई सौगात दी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया गया। अब पारा शिक्षकों का भी पीएफ कटेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बाहर रहने वाले राज्य के आदिवासियों की समस्याओं और आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए कल्याण मंत्री की अगुवाई में सर्वदलीय समिति गठित की जाएगी। इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। मंत्री के स्तर पर उसके नेतृत्व पर कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर और सर्वदलीय समिति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और जनहित में राज्य सरकार लगातार निर्णय ले रही है, जिससे समाज का सभी वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है। जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को 1000 रुपए का है उसको बढ़ा करके 2005। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो में भी आवासीय विद्यालय के निर्माण का फैसला लिया गया। दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी।
दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार चुनाव के समय आधी आबादी को छलने का काम कर रही है। तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके कैबिनेट गिरने का कौन विश्वास करेगा। आपको अगर देना था तो 3 महीने से दे रहा, उस समय देते 2500 रुपया। हमने जब 2100 रुपया की पार्टी ने बीजेपी ने घोषणा किया तो उनको लगा कि अरे अब तो क्या होगा, पिट गए। कोई भरोसा ही नहीं करता है। पहले भी कही कि उन्होंने ठग चुका है लोगों को, झूठ बोल चुका है। रांची को आज एक और ट्रेन की सौगात मिली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रांची गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन को रवाना किया। राज्य में रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य के लोगों को आज रांची गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन की सौगात मिली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को रवाना किया। उन्होंने इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि झारखंड में तेज गति से रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। झारखंड में 57 ऐसे स्टेशन है और 2024-25 में तो 7,000 करोड़ रुपए की झारखंड को योजना के मद में रेलवे को जो पैसा मिला झारखंड में। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ और सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह और रांची के डीआरएम जेएस बिंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर रांची गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन को रवाना किया। श्री बिंद्रा ने भरोसा जताया कि इस नई रेलगाड़ी के परिचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। ये साप्ताहिक गाड़ी एक मिली है रांची जो कि रांची से चलकर शुक्रवार शाम तक चलेगी। शनिवार सुबह गोरखपुर पहुंचेगी और फिर शनिवार दोपहर गोरखपुर से चलकर रविवार सुबह वापस रांची पहुंचेगी। तो सप्ताह में प्रति सप्ताह एक दिन इसकी सर्विस। राज्य में जहां एक तरफ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से राज्य में अमृत स्टेशन योजना के तहत कई स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कलनाला विधानसभा क्षेत्र में विकास की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। प्रखंड परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि जन आकांक्षाएं पूरी हो सकें। तो यही करना है, शिलान्यास तो आम बात है। जब जब योजना का निर्माण हम लोग कराते हैं शिलान्यास करते ही हैं। आज कुछ अधिक ही हम लोगों ने करा है और नाला का इतिहास में यह पहली बार है कि 100 योजना छोटा और बड़ा और विभिन्न विभाग का एक साथ करने का मौका या सौभाग्य आदरणीय हेमंत सोरेन के सरकार में हम। इधर हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगात मिली है। विधायक अंबा प्रसाद ने हरली गांव स्थित बुध बाजार के पास डीएमएफटी फंड से बनने वाले डिग्री कॉलेज भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ऑनलाइन माध्यम से बड़कागांव के लिए ग्रेड सब स्टेशन का शिलान्यास किया और विधायक ने भूमि पूजन किया। को इसका फायदा नहीं होगा। इस प्रयास से टंडवा के लोग को भी फायदा होगा, ललकी माटी, डेमोटार और हजारीबाग के अन्य जगह पे भी इसका फायदा होगा। अब शहर के तर्ज पे बड़कागांव चमकेगा और यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति भी आके आप बिजनेस करने का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली की आपूर्ति अब सुचारू रूप से होगा। कभी भी हवा भी चलता था तो 4 दिन तक बिजली नहीं रहता था, 7-7 दिन तक बिजली नहीं रहता था, बारिश में बिजली कट जाता था। तो अब ये समस्याएं नहीं होगी, 24 घंटा बिजली मिलेगा, लोड शेडिंग नहीं होगा, वोल्टेज ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा चीज़ और क्या ही होगा। राज्य में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के चालकों और अन्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हजारीबाग में भी एम्बुलेंस 108 सेवा ठप है। इस सेवा से जुड़े चालक और कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों पर अड़े हैं। सरकार से हमको यही मांग है मेरा कि हम लोग का पेमेंट में कुछ बढ़ोतरी करे और पेमेंट हम लोग का सरकार जो कंपनी के थ्रू से हो रही है वो हम लोग का NRHM के थ्रू से करे।
इधर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भी राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विभागीय मंत्री ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सभी कर्मियों की सेवा नियमित करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भूख हड़ताल का कार्यक्रम मंत्री के आवास पर रखा था तो तुरंत वार्ता कराकर लिखित समझौता करा के मेमो नंबर के साथ सेक्रेटरी और डायरेक्टर सबको बैठा के करवा दिया और कहा कि हर हालत में मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह नगर निकाय के तमाम लोगों को एक मुश्त नियमित किया है, हम भी झारखंड में कर देंगे। 2 सप्ताह का समय लिया था, आज 1 महीना हो गया। ये लास्ट कैबिनेट था जिसमें हम लोग उम्मीद कर रहे थे होगा, लेकिन नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिए समूचे राज्य के स्तर से कि आज शाम तक डेट हम लोग घोषित कर देंगे नगर विकास मंत्री के निवास पर मधुपुर। जमशेदपुर में भगत सिंह फैंस क्लब द्वारा प्रायोजित लगभग 150 श्रद्धालुओं का जत्था टाटानगर रेलवे स्टेशन से गुरु दर्शन के लिए निकला है। सबसे बड़ी चीज है ये अपने काम काज से कीमती समय निकाल के गुरु की नगरी में जाके गुरु के दर्शन करेंगे, उनके उद्देश्यों को जानेंगे और वहाँ पर 120 लोग जा रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं बहुमूल्य समय जो है ये वहाँ जाके आने के बाद में ये संदेश देंगे कि गुरुओं ने हमारे लिए क्या कहा था। आर्थिक धन को मानने वाले लोग जो हमेशा से दूसरे समाज के लिए जीते हैं, वैसे लोगों को जानने के उद्देश्य को लेकर के आज 4 धाम यात्रा यहाँ से निकल रही है। एक तीर्थ धाम के लिए एक जत्था के रूप में सभी लोग जा रहे हैं। हम सभी लोग आज जमशेदपुर टाटानगर स्टेशन पर उनको विदाई करने के लिए पहुंचे हैं और गुरु महाराज से ये प्रार्थना है कि उनकी यात्रा मंगल। लातेहार के महुआडार थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कुछ लड़कियां रावण दहन देखकर 12 अक्टूबर की रात लौट रही थी। इसी क्रम में उनके साथ मारपीट की गई और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। एसआईटी ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को धर दबोचा है। कांड में त्वरित अनुसंधान करते हुए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले 3 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जिसका रजिस्टर्ड नंबर JH 03C 2635 एवं मोबाइल जब्त। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र से 50 लाख रुपए मूल्य का विदेशी शराब जब्त किया गया है। शराब को एक ट्रक में भूसा भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जब भूसे को उतारा तब शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ में आगामी विधानसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत सभी डाक विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए मतदान करने की शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। पाकुड़ उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक में सभी अंचलों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिए। गुमला जिले में स्वीप गतिविधि के तहत 26 अक्टूबर को अंतर जिला गुमला रोबो जत्रा का आयोजन होगा। जिले के उपायुक्त ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी 20 अक्टूबर से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गुमला में आज साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन चंदालिया स्थित नए समाहरणालय भवन में किया जाएगा। उपायुक्त ने लोगों से जन शिकायत निवारण और उपायुक्त कार्यालय से संबंधित कार्यों के लिए नए भवन में आने का आग्रह किया। कोडरमा अंतर्गत तिलैया बाईपास रोड में एक शोरूम के पास से मोटरसाइकिल चोरी कर रांची पटना मुख्य मार्ग से बिहार की ओर भागते एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए रांची स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 4 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण में बोकारो, हजारीबाग, सिमडेगा, लातेहार और गिरिडीह जिले के विशेष शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं।
लातेहार उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक प्रखंडवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में सप्ताह भर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसी तरह कल से 20 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी, मध्य और उससे सटे भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब कारोबार जगत की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के 4 राज्यों में कई प्रोजेक्ट के लिए फंड को मंजूरी दे दी। इनमें महाराष्ट्र में NH-63 के लिए करीब 809 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपए, तेलंगाना में बाईपास के लिए 516 करोड़ रुपए और गोवा में NH-748 के लिए 557 करोड़ रुपए शामिल हैं। तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत से अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने और उनके लिए भारत में MRO केंद्र स्थापित करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले हफ्ते 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद को स्वीकृति प्रदान की थी। एयर कंडीशनर और LED लाइट के लिए PLI योजना के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो के तीसरे दौर में 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की कुल रकम 4,121 करोड़ रुपए है। DPIIT विभाग के मुताबिक इससे इस क्षेत्र में सीधे तौर पर 80,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन होगा। वहीं भारत में AC और LED के घटकों का कुल उत्पादन लगभग 1,81,975 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गई है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है। बाजार नियामक सेबी ने शेयरधारिता सीमा, सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं और MII के लिए उपयुक्त और उचित मानदंडों की निगरानी के लिए सोमवार को नए नियम पेश किए। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी शामिल हैं। Hyundai मोटर इंडिया आज से भारतीय पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करके इतिहास रचने जा रही है। इसमें आम निवेशक 17 अक्टूबर तक हिस्सा ले सकेंगे। अपना IPO खुलने से पहले सोमवार को कंपनी ने 225 एंकर निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई। कंपनी ने इन निवेशकों को 1,960 के ऊपरी मूल्य बैंड पर 42.4 मिलियन शेयर आवंटित किए। भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का वर्तमान मूल्य $3.1 बिलियन है। रेगुलेशन और टैक्सेशन से जुड़ी चुनौतियों के बीच वर्ष 2034 तक ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर $60 बिलियन तक बढ़ने की क्षमता रखता है। USISPF और TMT लॉ प्रैक्टिस की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मेटा के साथ AI असिस्टेंट को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत स्किल इंडिया डिजिटल हब के लिए AI असिस्टेंट को विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के युवाओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों को सक्षम करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को आसान बनाना है। ऑटोमोबाइल उद्योग संगठन सियाम ने बताया कि त्योहारों के चलते वाहन उद्योग में मजबूती देखी जा सकती है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के पहले 12 दिनों में खुदरा बिक्री 25% तक बढ़ी है। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड 14 से 20 अक्टूबर तक विश्व निवेशक सप्ताह 2024 मना रहा है। इसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी, डिजिटल फाइनेंस और साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। इस सिलसिले में लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नागपुर जैसे शहरों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 15 अक्टूबर साल 1931 को भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वे देश के पहले ऐसे गैर राजनीतिक के राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। भारत के अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले कलाम विज्ञान के क्षेत्र से सीधे राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए।
डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वे पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था। 15 अक्टूबर साल 1949 को त्रिपुरा रियासत को भारत संघ में विलय कर दिया गया। भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य की बागडोर संभाली थी। उसके बाद उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अनुसार साल 1972 में त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिपुरा राज्य का भारतीय संघ में विलय करने में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं संक्रमण के खतरों और उससे बचाव के संबंध में खास रिपोर्ट। संक्रमण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। संक्रमण तब होता है जब कोई रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसको क्षति पहुंचाने लगता है, समस्या का कारण बनता है और व्यक्ति में रोग उत्पन्न करता है। इन संक्रामक जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक और परजीवी। कुछ कारक हैं जो संक्रमण के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे स्वच्छता का अभाव, साफ सफाई का ध्यान न रखना, पोषण की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, सही व पूर्ण टीकाकरण न करवाना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक और अनावश्यक प्रयोग करना, बढ़ती आयु और कुछ अन्य अवस्थाएं जैसे किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या पहले से ही उसे कोई रोग हो, तब भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। रोगाणु जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए और अपने जीवन आयु को बढ़ाने के लिए व्यक्ति के शरीर का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में प्रवेश कर ये रोगाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं और रोग का कारण बनते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक के तहत अगर हम बात करें बच्चों में संक्रमण, ये एक महत्वपूर्ण कारण है अंडर 5 मोर्टेलिटी का। और इन्फेक्शंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम बात करें निमोनिया कॉज करते हैं, वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू लाइक इलनेस होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ये यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसका बर्डन हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन होने का इम्पॉर्टेंट कारण हो रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं संक्रमण, मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति को भी उससे संक्रमण हो सकता है। संक्रमित होने के कुछ ही अवधि बाद व्यक्ति में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोगजनक जल्दी ही गुणन करते हैं और दूसरे माहौल के अनुकूलित हो जाते हैं। कुछ संक्रमण हल्के होते हैं जो कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। वहीं गंभीर संक्रमण गंभीरता को बढ़ा सकते हैं, व्यक्ति के लिए जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ स्थितियों में जीवन के लिए खतरा भी सिद्ध हो सकते हैं। यदि संक्रमण जटिल हो जाए तो कुछ मामलों में इलाज का कोई असर नहीं होता। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज होगी घोषणा। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग 3:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा ने कहा एनडीए चुनाव के लिए तैयार। सत्ताधारी दलों में घबराहट। झामुमो और कांग्रेस भी चुनावी रण क्षेत्र में दम दिखाने को तैयार। राज्य मंत्री परिषद ने 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा घोषणाओं को पूरा करती है सरकार। दूसरे राज्यों में बसे आदिवासियों को लेकर समिति गठित। और राज्य में रेल सुविधाओं का लगातार होता विस्तार। रांची से गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार।